हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैस अकेडमी। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बेहतर कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं समास। आज का हमारा टॉपिक है समास। ही समास की थर्ड क्लास है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारे एग्जाम में समास से प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार पूछे जाते हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका विलोम क्या होता है। ये तो मोटी मोटी चीजें होंगी, ठीक है। अब जैसे तत्पुरुष समास की बात करते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, तत्पुरुष समास के उपभेद कितने होते हैं, नए तत्पुरुष समास क्या होता है, उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है, लुपपद तत्पुरुष समास क्या होता है और अलुप तत्पुरुष समास क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें और देखिए क्लास के अंत तक रहें, क्लास को स्किप करके ना देखें ताकि इसमें जो बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट हैं एक भी ना छूटे, ठीक है। तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या समास का शाब्दिक अर्थ? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना। क्या होता है? संक्षेपीकरण करना या समझौता करना। समझौता करना या बोल सकते हैं कम करना या कह सकते हैं हम लोग घटाना। सबका सेंस एक ही निकलेगा, यानी कि बिखरे हुए को इकट्ठा करना, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है। क्या हो गया? शाब्दिक अर्थ क्लियर है। अब बात आती है कि समास का विलोम क्या होता है। क्या विलोम? तो समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। इतनी बार क्लियर हो गई। अब समास का संधि विच्छेद क्या बनता है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो समास का संधि विच्छेद बनता है, ध्यान रखना सभी लोग, सम धन आस। क्या होता है? सम धन आस, यानी सम आस। क्लियर है। सम का अर्थ होता है पास। इसमें जो सम दिया गया है इसका अर्थ होता है पास और इसका जो आस है इसका अर्थ हो जाता है बिठाना या बैठना, ठीक है। जब इसको मिलाके पढ़ेंगे क्या हो जाएगा? जब इसको मिलाके पढ़ेंगे तो हो जाएगा पास बैठाना। यही इसका अर्थ है संक्षेपीकरण करना, समझौता करना, यानी कि इकट्ठा करना। क्लियर हो गई इतनी बात? देखिए, अब हम लोग जानेंगे क्या समास का भेद या समास के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा समास है, आप लोग एक बात ध्यान रखना, समास से अगर भेदों से पूछा जाए दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, प्रश्न किस प्रकार बनता है। एक पूछा जाता है कि प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं। किसके आधार पर? जहां प्रधानता दे दी जाए तो प्रश्न अलग बन जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कि समास के कितने भेद होते हैं या समास के कितने प्रकार होते हैं तो इसका आंसर अलग होगा। तो देखिए, जो प्रधानता के आधार पर प्रश्न बनता है तो वहां प्रधानता के आधार पर समास होते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। और जहां सिर्फ पूछा जाए समास के कितने भेद होते हैं वो तब तो हो जाएगा 6। कितने हो जाएंगे? तो समास के 6 भेद हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए, अब देखते हैं इसके कौन कौन से भेद हैं। समास के भेद, हालांकि हम लोग इनमें से कुछ कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। समास के भेद, समास के कितने भेद होते हैं इस प्रकार पूछा जाए तो समास के 6 भेद हो जाएंगे। अगर इस प्रकार पूछ दिया जाए कि प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के
आधार पर समास के भेद तो कितने होंगे, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, तो हो जाएंगे 6। क्लियर हो गया। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि प्रधानता के आधार पर समास के कौन कौन से भेद होते होते तो 4 हैं। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से समझिएगा। कितने भेद होते हैं प्रधानता के आधार पर, तो प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो पहला प्रकार हो जाएगा अव्ययीभाव, क्या अव्ययीभाव समास। दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्या तत्पुरुष समास। और तीसरा हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और चौथा हो जाएगा अंतिम है प्रधानता के आधार पर बहुव्रीहि समास। ठीक है, क्लियर हो गए चारों। कौन कौन से हैं, पहला अव्ययीभाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। क्लियर हो गए। अब देखिए जो तत्पुरुष समास है इसके अन्य 2 भेद और होते हैं। किसके, जो हमारा ये तत्पुरुष समास दिया गया है इसके 2 भेद और होते हैं। वो कौन से होते हैं, इनको समझिएगा। ठीक है, इसमें पहला हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, तो देखिए जो प्रश्न बनता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो ये वाला प्रश्न यहीं से बनता है। जो तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं इनको भी समास में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तब हो जाते हैं हमारे समास के 6 भेद। तो प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं, समास के भेद पूछे जाए तो 6 होते हैं। इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, अब बात आती है कि इनके कौन सा पद प्रधान होता है। समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं, समास में 2 पद होते हैं। कौन कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहला वाला, उत्तर पद मतलब बाद वाला। ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो, हमने ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर करा दी है। ठीक है, अब देखिएगा एक बार देख लेते हैं जो अव्ययीभाव है इसमें कौन सा पद प्रधान है। ठीक है, जो हमारा अव्ययीभाव समास है इसका पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा, पूर्व पद प्रधान होता है और इसमें क्या आते हैं, उपसर्ग भी आते हैं। ठीक है, उपसर्ग भी आते हैं। क्लियर है। अब बात आती है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो जो हमारा तत्पुरुष समास है इसका उत्तर पद प्रधान होता है। पहले वाला का पहला पद, दूसरे वाले का बाद वाला पद। ठीक है, क्लियर इतनी बात। इसका कौन सा पद प्रधान हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उत्तर पद प्रधान। देखिए जब तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होगा तो इन दोनों का भी कौन सा पद प्रधान होगा, तो इन दोनों का भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। द्विगु समास का और कर्मधारय समास का भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। ठीक है, किसके किसके, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो इन तीनों के कौन सा पद प्रधान है, तो इन तीनों का उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, देखिए एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा द्विगु समास है इसका पूर्व पद कैसा होता है, तो इसका पूर्व पद सदैव संख्यावाची होता है।
ठीक है, इसे पहचानने में आसानी रहेगी। द्विगु समास का पूर्व पद सदैव कैसा रहता है? तो द्विगु समास का पूर्व पद सदैव संख्या वाची रहता है। जैसे चौराहा, तिराहा, चारपाई, ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे हमारे हो जाएंगे द्विगु समास के। ठीक है, क्लियर हो गए। अब बात आती है द्वंद्व समास से। द्वंद्व समास से कौन से पद प्रधान होते हैं? देखिए, जो हमारा द्वंद्व समास है इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद, यानी कि पहला पद और दूसरा पद यानी बाद वाला पद सदैव प्रधान होते हैं। ठीक है, इनमें दोनों पद की प्रधानता होती है। क्लियर है? द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं। क्लियर है? अब बात आती है बहुब्रीहि समास की। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके बहुत बाद वाला समास आएगा। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो जो हमारा बहुब्रीहि समास है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें जो तीसरा अन्य पद निकलता है वह प्रधान होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बहुब्रीहि समास के दोनों पद, बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हमने उदाहरण लिया ये क्या, महादेव। अब इसका विग्रह करेंगे, जब महादेव का समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा महान है देव, क्या महान है जो देव अर्थात शिव जी। जो तीसरा अर्थ निकला, तीसरा पद निकला शिव, तो प्रधानता किसको मिली? तीसरे पद को। ठीक है, जो बहुब्रीहि समास के दोनों पद कैसे रहेंगे? बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान रहेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों सदैव कैसे रहेंगे? अप्रधान रहेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे। अब देखिए, हम लोगों ने अव्ययभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास को हमने कहाँ तक पढ़ा है? कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास को कितने प्रकारों में बांटा गया, वहां तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास को कारक चिन्हों के आधार पर 6 प्रकारों में बांटा गया। कितने प्रकारों में रखा गया है? 6 प्रकारों में रखा गया है। तो एक पॉइंट बनाइएगा आप लोग, ये नोट कर लिया सभी ने? ये अच्छे से क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या, कर्म कारक चिन्ह के आधार पर समास के भेद। ये कारक चिन्ह के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? तो कारक चिन्ह के आधार पर समास को 6 भागों में रखा गया है। कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। सभी ने नोट कर लिया पॉइंट? पॉइंट क्या हमारा? कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद। हमने आपको बताया तो जो हमारा तत्पुरुष समास है इसका बहुत बड़ा परिवार है। ठीक है, पहले तत्पुरुष के भेद पूछे गए, फिर कारक चिन्ह के आधार पर पूछे गए, फिर इसके उपभेद, इनका बहुत बड़ा परिवार है। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए, कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 प्रकारों में रखा गया है। कितने प्रकारों में रखा गया है? 6 प्रकारों में रखा गया। एक बार देखिएगा कौन कौन से इसके प्रकार।
हमने आपको बताया था कारक चिन्ह की संख्या कितनी होती है, कारक चिन्ह के कितने भेद होते हैं, तो कारक चिन्ह के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब देखिए जो हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत कारक आएंगे वो 6 आएंगे। किसको किसको छोड़ के? जो कर्ता कारक है और संबोधन कारक को छोड़कर, जो पहला कारक चिन्ह और अंतिम कारक चिन्ह को छोड़कर अन्य सभी कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका पहला प्रकार हो जाएगा कर्ता का कारक चिन्ह के आधार पर पहला होगा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। तीसरा संप्रदान। चौथा है अपादान और पांचवा है संबंध और छठा है इसका अंतिम प्रकार है अधिकरण। ठीक है, तो इतने कारक को तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया है, इसीलिए इसको कारक चिन्ह के आधार पर 6 वर्गों में भी रखा गया है। ठीक है, क्लियर? देखिए इसके सभी के कारक चिन्ह पता है, परसर्ग पता है, इनके परसर्ग क्या होते हैं तो इनके एक बार देख लीजिएगा। कर्म का होता है को, करण का होता है से, संप्रदान का होता है के लिए, अपादान का होता है से, अलगाव संबंध का काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण का होता है में पर। ठीक है, चलिए अब से नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा हेडिंग डाल के, कर्म तत्पुरुष समास। अब हम लोग इसको पहले क्लियर करेंगे, इसके उदाहरण देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला इसमें पॉइंट बनाइएगा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। देखिए अब जो हमारा कर्म तत्पुरुष समास है इसमें किस प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं, किस प्रकार का इसका समास विग्रह किया जाता है और कहां पर इसके कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए जिस समास में कर्म कारक को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है वहां पर कौन सा होता है, तो वहां पर हमारा कर्म तत्पुरुष समास होता है। यानी कि जो इसमें कर्म तत्पुरुष समास दिया गया है इसका परसर्ग होता है, यानी कि विभक्ति चिन्ह होता है। विभक्ति चिन्ह को ही हम लोग बोलते हैं परसर्ग। ठीक है, क्या है परसर्ग? देखिए परसर्ग इसका क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह क्या होगा इसका, कर्म कारक का कारक चिन्ह हो जाएगा को। ठीक है, क्या हो जाएगा को। अब देखिए इसमें जो पॉइंट बनेगा तो ये इसका पॉइंट बन जाएगा कि जिस समास को कर्म कारक को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी जहां पर ये कारक चिन्ह को आएगा इसका लोप हो जाता है, वहां पर कौन सा समास होता है, तो वहां पर कर्म कारक तत्पुरुष समास होता है। क्लियर है? क्या ये पॉइंट नोट कर रहा हूं या समझ जाओगे? चलिए नोट कर लीजिएगा क्या है, जिस समास में कर्म कारक जिस समास में कर्म कारक विभक्ति चिन्ह क्या होता है को का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, तो वहां कौन सा समास होता है, तो वहां पर कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, कर्म कारक तत्पुरुष समास। क्लियर है? क्या होगा,
कर्म कारक तत्पुरुष समास। ठीक है, तो वहां कर्म कारक तत्पुरुष समास होता है। क्लियर है? अब समझिएगा, जैसे अब देखिएगा इसमें किस प्रकार से कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें जो कारक चिन्ह को दिया गया इसका किस प्रकार से लोप हो जाता है, तब हमारा जाके क्या बनता है, कर्म कारक तत्पुरुष समास बनता है। अब समझिएगा, जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया, क्या ग्रामागत समासिक पद है हमारा इसमें। जैसे देखिएगा, नोट कीजिएगा आप लोग भी, क्या है, ग्रामागत। क्लियर है? अब देखिए इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसमें ग्रामागत, इसका हो जाएगा ग्राम को आगत, यानी गांव में आने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्राम को आगत, ग्राम को आगत। अब देखिए ये हमारा हो गया समास विग्रह। ठीक है, विग्रह क्या होता है, जो पद या जो चिन्ह दो पदों का संबंध बताते हैं। पद तो आप लोग जानते हो कौन कौन से होता है, पूर्व पद और उत्तर पद, इनका संबंध बताते हैं, क्या होता है, हमारा विग्रह होता है। ठीक है, क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिएगा, जब हमने इसका समास विग्रह किया यानी कि इसको फैलाया, तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह ऊपर आ गया, उभर के आया, तो इसमें कारक चिन्ह आ गया, कौन सा, तो इसमें कारक चिन्ह आया को। ठीक है, अब देखिए जब इसका हम सामासिक पद बनाएंगे, जो इसमें को कारक चिन्ह है, ये क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा, यानी कि छिप जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। देखिए ग्राम आगत को क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, तो इसी प्रकार इसमें हमारा हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, अब समझिएगा, जैसे हमने इसमें अगला उदाहरण लिया, यश प्राप्त, क्या है, यश प्राप्त, इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। जब इसका सामासिक पद बनाएंगे तो इसमें को कारक चिन्ह क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी कि छिप जाता है। यश को प्राप्त यानी यश प्राप्त। क्लियर है? और समझिएगा, जैसे हमने इसमें अगला उदाहरण लिया, माखन चोर, क्या है, अगला उदाहरण हमने इसमें रखा माखन चोर, इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, माखन को चुराने वाला। तुम्हें कारक चिन्ह क्या आया, तो माखन कौन चुराते थे, हमारे कान्हा जी, कृष्ण भगवान। ठीक है, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। ठीक है, तो इसमें भी जब इसका समासिक पद बनाएंगे तो इस कारक चिन्ह को है, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, हो भी जाता है। ठीक है, यहाँ छिप जाता है, जब इसका विग्रह करते हैं तो उभर के सामने आ जाता है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा, जैसे हमने इसमें लिया क्या, जेब कतरा, अगला उदाहरण हमने इसमें रखा जेब कतरा, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका बन जाएगा जेब को काटने वाला।
क्या बनेगा? जेब को काटने वाला। ठीक है, तो इसी प्रकार के उदाहरण बनते हैं जहां पर कौन सा समास होता है? कर्म कारक तत्पुरुष समास होता है। जहां पर को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए तो वहां पर कौन सा कारक चिन्ह होगा, कौन सा समास होगा? तो वहां पर कर्म कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर हो गया? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आगे समझने की संभावना भी होगी। ठीक है, यानी कि अब आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हमें ऐसी उम्मीद नहीं है कि आपको डाउट रहता होगा। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, आप लोग सिर्फ हमारे साथ बने रहें, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, जब तक नहीं समझ आते आप तब तक हम समझाते रहेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा इसी में, करण कारक तत्पुरुष समास। या अगला रहेगा हमारा करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास। तुमने नोट कर लिया? देखिए, हम ये आप लोगों की इसलिए इस प्रकार किस लिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए, एक एक पॉइंट कहीं पर कंफ्यूजन ना रहे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सारे कारक चिन्ह एक साइड रख दिए और एक साइड इसके उदाहरण रख दिए। ठीक है, उनको आपस में मिला दिया, इधर उधर कर दिए, ये हो गए उनके क्या? तत्पुरुष समास कारक चिन्ह के आधार पर। तो उसमें कुछ बच्चे जो ब्रिलियंट होते हैं वो समझ जाते हैं, जो थोड़े कमजोर होते हैं वो नहीं समझ पाते। और देखिए यहाँ पर हम इतने अच्छे से आप लोग क्लियर करा रहे हैं कि कोई कमजोर बच्चा हो चाहे ब्रिलियंट बच्चा हो अच्छे से क्लियर कर सके। ठीक है, इसीलिए हमारी सारी क्लासें कम से कम एक टॉपिक की 3 या 4 या 5 हो जाती हैं, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को बिल्कुल डीपली से अच्छे से क्लियर कराते हैं इसलिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने पॉइंट पर। हमारा पॉइंट क्या है? करण कारक तत्पुरुष समास। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो करण कारक है इसका कारक चिन्ह क्या होता है, यानी विभक्ति चिन्ह क्या बनता है इसका, क्या होता है? तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। क्या बनता है? से। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसका पॉइंट क्या बनेगा कि जहां पर जिस समास में से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, किसका? से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, वहां पर कौन सा समास होगा? वहां पर करण कारक तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो क्या इसकी लाइन लिखाने की जरूरत है? हमें नहीं लगता अब इसकी आवश्यकता होगी। तो इसका सीधे सीधे क्या लिख लें, विभक्ति चिन्ह लिख लेते हैं और अच्छे से इनके उदाहरण क्लियर करेंगे। ठीक है, हम वही उदाहरण कराएंगे जो आगे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तब आप लोग अच्छे से समझे। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? करण का से होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? अगर पूछा जाए करण तत्पुरुष समास क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे कि जिस समास में से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी कि जिस समास में से विभक्ति चिन्ह छिप जाता है, वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। क्लियर हो गई पॉइंट? लाइन क्लियर हो गई है? चलिए बहुत अच्छे। आप समझिएगा, उदाहरण लिया हमने इसमें, उदाहरण। अब आप लोग अच्छे से समझना, ध्यान देना होगा आप लोगों को। जब हम
परिभाषा अच्छे से समझते हैं तो उदाहरण भी क्लियर हो जाते हैं। उदाहरण समझते हैं फिर आगे कोई डाउट ही नहीं रहता है। ठीक है, तो आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया मुंह मांगा, क्या लिया? मुंह मांगा। हमारा सामासिक पद क्या है? हमारा सामासिक पद है मुंह मांगा। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा मुंह से मांगा। क्या होगा? मुंह से मांगा, यानी कि मुंह मांगा। ठीक है, मुंह से मांगा। क्लियर है? अब देखिए ये से विभक्ति चिन्ह यहाँ पर उभर के आ गया। कब? जब हमने इसका विग्रह किया, उभर के आया। जब इसका हम सामासिक पद बनाएंगे क्या? मुंह मांगा, तो ये से विभक्ति चिन्ह क्या हो जाता है? छिप जाता है। यहाँ कहीं दिख रहा है? देखिए मुंह मांगा में से विभक्ति चिन्ह नहीं दिख रहा। जब इसमें हमने इसका क्या किया? विग्रह किया, तो ये सामने उभर के आ गया कि देखो मैं हूं, है ना? तो ये कौन सा समास होगा? तो ये हो जाएगा हमारा करण कारक तत्पुरुष समास। जैसे और समझिएगा, अगला हमने इसमें लिया उदाहरण क्या? गुण से हीन। क्या लिया? गुण, यानी कि गुणहीन। गुणहीन। अब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गुण से हीन। क्या होगा? गुण से हीन। क्लियर है? गुण से हीन, इसका मतलब क्या होगा? यानी जिसमें मिठास ना हो, जिसमें गुण ना हो, वो होता है गुण से हीन, यानी गुणहीन। ठीक है, जिसमें गुणवत्ता ना हो। क्लियर हो गया? तो गुणहीन का समास विग्रह क्या हुआ? तो गुणहीन का समास विग्रह हो गया गुण से हीन। जब इसका सामासिक पद बनाएंगे तो हो जाएगा गुणहीन। क्लियर है? चलिए और समझिएगा, जैसे हमने इसमें अगला उदाहरण लिया क्या? शोकाकुल। अगला है हमारा इसमें उदाहरण शोकाकुल। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा शोक से आकुल, यानी शोक से व्याकुल या आकुल यानी परेशान। ठीक है, क्या बनेगा? शोक, शोक से आकुल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो अच्छे। चलिए और समझिएगा, जैसे हमने इसमें लिया दूसरा उदाहरण क्या? करुणापूर्ण। अगला हमारा इसमें है करुणापूर्ण। अब देखिए इसका समास विग्रह क्या बनेगा? जब शोकाकुल का हो गया शोक से आकुल, तो इसी प्रकार करुणापूर्ण का हो जाएगा करुणा से पूर्ण। क्या होगा? करुणा से पूर्ण। क्लियर हो गया? समझ में आया किस प्रकार करण कारक तत्पुरुष समास होता है, किस प्रकार इसके उदाहरण बनते हैं, किस प्रकार इसके विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। क्लियर हो गई सारी बातें? चलिए बहुत अच्छे, इन नोट कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रकार है हमारा इसमें संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। इसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो संप्रदान कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? अगला प्रकार हमारा इसमें संप्रदान
कारक विभक्ति तत्पुरुष समास। ठीक है, संप्रदान वो अभी हम सुना रहे थे कारक सेंड करेंगे। अब उसके बाद इधर भी कितना गले आएंगे ढंग से तत्पुरुष समास। अरे नालायक कॉटन में तो खा देंगे यार की अकाउंट्स में स्टेट बैंक में मेरा अकाउंट पे साल। ठीक है, इसको हम यूज नहीं करते। सभी ने कर लिया पॉइंट नोट। क्या है? संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। अब देखिए इसका कारक चिन्ह क्या होता है, तो इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, यानी कि संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। तो हमें तो सही पता है, हम जा रहे हैं उसका चेक करवा रहे हैं। ठीक है, इसकी अगर परिभाषा पूछी जाए तो क्या बनेगा? पद की लाइन वही रहेगी, क्या सिर्फ ये चेंज हो जाता है कि जिस समास में के लिए कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तो वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा? तो वहां पर हमारा संप्रदान कारक चिन्ह तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, या फिर संप्रदान कारक तत्पुरुष समास हो जाता है। क्लियर है? कहाँ कब होगा? जब उसका विभक्ति चिन्ह के लिए होगा। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ क्या याद रखना है? हम लोगों को सिर्फ ये बात याद रखनी है, इसका विभक्ति चिन्ह। सिर्फ हमारा फोकस कहाँ रहेगा? सिर्फ हमारा फोकस रहेगा विभक्ति चिन्ह पर। ठीक है, अब समझिएगा। जैसे हमने इसमें, आप उदाहरण समझिए इसके, हमने इसे उदाहरण लिया इसका, क्या उदाहरण? हथकड़ी। उदाहरण रखा हमने इसमें हथकड़ी। अब बताइए, अब देखिएगा जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? हथकड़ी, यानी कि हाथों के लिए कड़ी। क्या हो जाएगा? हाथों के लिए कड़ी, यानी हथकड़ी। क्लियर है? तो इसका समास विग्रह क्या बनेगा? हाथों के लिए कड़ी हो जाएगा हमारा हथकड़ी। क्लियर है? और समझिएगा, जैसे हमने इसमें दूसरा उदाहरण लिया, क्या सत्याग्रह। सत्याग्रह बराबर क्या हो जाएगा? तो सत्याग्रह बराबर हो जाएगा, यानी कि जब इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह, यानी कि सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, और देखिए आप समझिएगा, इसमें कारक चिन्ह किस प्रकार लोप हो जाते हैं। देखिए हमारा इसमें समास विग्रह हाथों के लिए कड़ी, जब इसका सामासिक पद बनाएंगे तो क्या हो जाता है? हथकड़ी। तो इसमें जो के लिए कारक चिन्ह है ये क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है, यानी कि जब ये सामासिक पद में आता है तो ये छिप जाता है। ठीक है, जब इसका समास विग्रह करते हैं तो ये उभर के सामने आ जाता है। ठीक है, और समझिएगा, जैसे हमने इसमें एक और उदाहरण लिया, क्या? जैसे प्रयोगशाला। क्या है? प्रयोगशाला। अब आप लोग समझ गए होंगे इसका समास विग्रह क्या होगा। इसका समास विग्रह हो जाएगा प्रयोग के लिए शाला। क्या हो जाएगा? प्रयोग के लिए शाला।
ठीक है, प्रयोग के लिए सारा। आपको सारी बातें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, आप लोग अच्छे से समझते हुए चले। ठीक है, जैसे हमने इसमें दूसरा उदाहरण लिया युद्ध भूमि। क्या? युद्ध भूमि। युद्ध भूमि, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा युद्ध के लिए भूमि। क्या हो जाएगा? युद्ध के लिए भूमि। समझ गए? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, नोट करते हुए चलें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। अगला पॉइंट है हमारा इसमें संप्रदान के बाद अगला कारक चिन्ह क्या होता है? अपादान कारक। क्या होगा? अपादान कारक। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा इसमें अपादान कारक। अपादान कारक तत्पुरुष समास। सभी ने पॉइंट नोट कर लिया? तो एक बार कमेंट कीजिएगा, जो हमारा अपादान तत्पुरुष समास यानी अपादान कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? तो अपादान कारक चिन्ह का कारक का कारक चिन्ह होता है, क्या होगा? अपादान से अलगाव। क्या होगा? से या अलगाव। ठीक है, से या अलगाव। अलगाव, ये क्या है? ये हमारा अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखिए इसका पॉइंट पूछा जाए, इसकी परिभाषा पूछी जाए तो क्या होगा कि जिस समास में बात वही है, पॉइंट वही है, क्या चेंज होते हैं हमने आपको बताया। जब कारक चिन्ह हो जाए, कारक चेंज हो जाएगा तो इसका विभक्ति चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। बस बात इतनी सी ही है। ठीक है, क्या होगा कि जिस समास में से अलगाव कारक का लोप होता है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा समास हो जाता है? तो वहां हमारा अपादान कारक तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कब होगा? जब उसमें से अलगाव का लोप हो जाएगा, यानी कि जहां पर से अलगाव इनका क्या ये छिप जाएंगे, तो वहां पर कौन सा समास होगा? तो वह हमारा अपादान कारक तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, क्लियर हो गई? चलिए आप समझिएगा, जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया, उदाहरण है हमारा क्या? धनहीन। धनहीन बराबर क्या हो जाएगा? धन से हीन। अब आप लोग कहोगे कि ये कर्म कारक में भी, करण कारक में भी से आया था और ये अपादान में भी से आ गया। अब हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर अपादान कारक है या फिर करण कारक है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जहां पर अलगाव की बात की जाए, किसी से दूर होने की बात की जाए, तो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे हमने ये उदाहरण लिया धन से हीन,
यानी उसके पास धन नहीं है, तभी उसके पास पैसा नहीं है, तभी तो एक ऐसा है, धन से हीन है। ठीक है, उसके पास से पैसा क्या हुआ, दूर हो गया, धन से हीन। अब क्लियर हो गया अपादान कारक और करण कारक में अंतर। देखिए ये सारी चीजें हम और अच्छे से क्लियर करेंगे कारक चिन्हों की, जो हम लोग पढ़ेंगे कारक चिन्ह का टॉपिक। ठीक है, फिर भी यहाँ भी अच्छे से क्लियर कीजिएगा। जैसे आप समझिएगा, हमने इसमें एक और उदाहरण दिया, क्या, भयभीत, 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 इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा भय से भीत, यानी कि जिसको भय से डर ना लगे, भय उसके पास से क्या है, दूर है। जहां अलगाव की बात हो वहां क्या होता है, अपादान कारक होता है। अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, परसर्ग क्या होता है, तो वो होता है से अलगाव। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा भय से भीत, भय से भीत। क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं। अब देखिए इसमें कारक चिन्ह का लोप किस प्रकार होगा, अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिएगा, जैसे हमने इसका समास विग्रह किया, समास विग्रह हमारा है इसमें धन से हीन, तो इसमें क्या दिया गया, हमारा कारक चिन्ह दिया गया है, दिया है या नहीं, दिया है। अब देखिए जब हम इसका सामासिक पद बनाएंगे भय से हीन, तो क्या हो जाएगा, तो सामासिक पद बन जाएगा हमारा, सॉरी धन से हीन है। ठीक है, वैसे ये वाला है, चाहिए वाला समझिए, चाहिए वाला समझिए। देखिए हमारा क्या है इसमें, धन से हीन। ठीक है, तो इसमें जब हमने समास विग्रह किया, इसका विग्रह किया, तो ये हो गया धन से हीन, यानी कि इसका जो कारक चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह उभर के क्या आ गया, सामने आ गया। ठीक है, जब हमने इसका सामासिक पद बनाया, तो धन से हीन, जब इसका सामासिक पद बनेगा धनहीन, तो इसका जो विभक्ति चिन्ह से इसका क्या हो गया, लोप हो गया, यानी छिप गया कि हम है ही नहीं। ठीक है, तो वहां पर कौन सा कारक होगा, तो वहां पर हमारा कौन सा समास होगा, तो अपादान कारक तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, और समझिएगा, जैसे हमने इसमें एक और उदाहरण लिया, उदाहरण है हमारा जन्मांध। क्या है, जन्मांध, इसका विग्रह क्या होगा, तो इसका विग्रह हो जाएगा जन्म से अंधा। क्या है, जन्म से अंधा। जैसे कौन थे हमारे कवि सूरदास, उन्हें क्या बोलते थे, जन्मांध, यानी जन्म से अंधे थे। ठीक है, तो जन्मांध यानी जन्म से अंधा, यानी जिसको दिखाई ना दिया हो। ठीक है, कौन होते हुए हमारे जन्मांध, तो इसका समासिक विग्रह क्या हो गया, समास विग्रह हो गया जन्म से अंधा। जब इसका सामासिक पद बना है, जब इसका विभक्ति चिन्ह का लोप किया गया, तो हो गया हमारा जन्मांध। दोनों चीजें क्लियर हो रही, सामासिक पद और समास विग्रह, बहुत अच्छे। चलिए देखिए, समय भी बहुत हो गया है, काफी टाइम हो गया है, फिर हम लोग आगे इसके कारण चिन्ह की जो प्रकार है आगे क्लास में करेंगे। उम्मीद करती है ये सारी चीजें आपको, सारे पॉइंट, सारे प्रकार अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और देखिए, जिस किसी ने अभी तक हमारे क्लास को शेयर नहीं किया है, तो वो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, और जो साथ इस क्लास में नए जुड़े हैं वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसमें जो कोई भी अन्य क्लास बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।